बिहार कार्यालय परिचारी क्वेश्चन पेपर 21 दिसंबर 2025 को आज हम लोग देखेंगे। यानी कि बिहार ऑफिस अटेंडेंट क्वेश्चन पेपर 21 दिसंबर 2025 को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार कार्यालय परिचारी का क्वेश्चन पेपर 21 दिसंबर 2025 को हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, जो लोग भी 2026 में बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का, बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो एक बार आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार कार्यालय परिचारी न्यू वैकेंसी से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार कार्यालय परिचारी यानी कि बिहार ऑफिस अटेंडेंट क्वेश्चन पेपर 21 दिसंबर 2025 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, 21 दिसंबर 2025 को बिहार कार्यालय परिचारी का एग्जाम लिया गया है, तो उसी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो लोग भी इस बार बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का, बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम देने वाले हैं, वो लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और देखिए, यहाँ पर प्रश्न आपको अंग्रेजी में भी दिखने वाला है और हिंदी में भी। तो जो लोग अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं वो लोग अंग्रेजी में भी प्रश्न को पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए पूछा गया है, यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से नहीं होता है। देखिए, जब भी आप प्रश्न को एग्जाम में पढ़ेंगे ना, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अभी आप पढ़ लेते कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है, तो फटाक से आप नर्मदा वगैरह पर टिक लगा लीजिएगा। इसीलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से नहीं होता है। तो देखिए, नर्मदा, सोन और यहाँ पर देखिए जोहिला नदी दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम जो है यह अमरकंटक के पठार से होता है। बट महानदी का उद्गम स्थल जो होता है ना, ये कहाँ पर है, तो महानदी का उद्गम जो है ये छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसी महानदी पर जो है आपको याद होगा कि हीराकुंड बांध निर्मित है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या ऑप्शन में दे देता है, कभी कभी नर्मदा, सोन और जोहिला, इन तीनों नदी को दे देगा और एक नदी है बेतवा, बेतवा का नाम दे देगा। और प्रश्न पूछेगा कि कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से नहीं होता है, तो इस महानदी को हटा देगा और बेतवा दे देगा। तो आप बेतवा भी ध्यान रखिएगा और महानदी भी आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों नदियों का उद्गम जो है अमरकंटक के पठार से नहीं होता है, ठीक है। चलिए, और इसको लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करिएगा। चलिए, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिख जाए। देखिए, अंग्रेजी वाले पढ़ेंगे प्रश्न, मैं हिंदी में आपको पढ़ करके बता रहा हूँ, ठीक है। अंग्रेजी वाले एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, कह रहा है इसमें से कि कौन सी भारी वर्षा, कौन सी मिट्टी जो है ये भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में अत्यधिक निस्सालन की प्रक्रिया से बनती है। बताइए, कौन सी जो है मिट्टी भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में अत्यधिक निस्सालन की प्रक्रिया से बनती है। तो फ्रेंड्स, ये कौन सी बनती है? ये लेटेराइट मिट्टी बनती है, लेटेराइट मिट्टी बनती है, ठीक है ना। लेटेराइट मिट्टी के फॉर्मेशन का जो मेन रीज़न है ये इंटेंस लीचिंग है, ठीक है ना। और लीचिंग ये होता क्यों है? तो ड्यू टू हाई ट्रॉपिकल रेंज एंड हाई टेम्परेचर, यानी कि अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान के कारण। तो ध्यान रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं ये ज्योग्राफी के प्रश्न हैं, काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं। चलिए, आप लोग अंग्रेजी वाले पढ़िएगा तीसरा प्रश्न, ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया है और मैं हिंदी में प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। प्रश्न है कि उत्तरी भारत का खादर क्षेत्र किससे निर्मित होता है? उत्तरी भारत का खादर क्षेत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि जो है ना, वो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। इसमें काप मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसमें काप मिट्टी भी पाई जाती है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। और इसका विस्तार जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। चलिए, और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा चौथा प्रश्न है, यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ प्रश्न को। आइए यहाँ पर,
देखिए कि हाल ही में देखिए भारत में पहली बार कौन सा राज्य अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित हुआ। अब देखिए ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है। हाल ही में भारत में पहली बार कौन सा राज्य अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित हुआ है। तो फ्रेंड्स ये स्टेट है केरला। तो यहाँ पर केरला राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना, केरला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए 8 से 10 प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन पेपर कराया हुआ, आप सर्च कर लीजिए बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सक्सेस केंद्र, ठीक है ना, मिल जाएगा आपको। अब देखिए ये अंग्रेजी में प्रश्न है, यहाँ पर हिंदी में आइए, बड़ा प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपने सुना होगा गरजता चालीसा यानी कि रोअरिंग 40 जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोअरिंग 40 लिखा गया है। तो ये गरजता चालीसा, ठीक है, वायलेंट 50 यानी कि प्रचंड 50, स्क्रीमिंग 60 यानी कि चीखता 60, ठीक है ना। ये नंबर पर है, चालीसा मतलब 40, 50 मतलब 50, 60 मतलब 60। तो याद रखिएगा गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे गरजता चालीसा के बारे में। तो फ्रेंड्स ये 40 डिग्री से 50 डिग्री आपको ध्यान रखना है दक्षिणी अक्षांशों के बीच है। 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच है। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 40 से 50 डिग्री। और अभी मैंने आपको बताया था प्रचंड 50, तो प्रचंड 50 जो हो जाएगा ना ये आपका 50 से 60 डिग्री दक्षिण हो जाएगा। और जब चीखता 60 आएगा तो 60 डिग्री तक ये फैला हुआ है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, यहाँ पर अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं ज्योग्राफी का कितना बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन जो है प्राइमरली आपको पता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो यहाँ पर देखिए लाइमस्टोन दिया गया है और कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ की चूना पत्थर हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, मेन इंग्रेडिएंट होता है ये सीमेंट का। तो यहाँ पर आप चूना पत्थर देख सकते हैं, लाइमस्टोन यहाँ पर दिया भी गया है ऑप्शन में, आप देख सकते हैं ऊपर, ठीक है ना, अंग्रेजी वाले में देख लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए अंग्रेजी में ये प्रश्न है, अंग्रेजी वाले पढ़ लेंगे। आइए हिंदी पर। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता रखता है। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की, यानी कि ज्वारीय का यहाँ पर देखिएगा टाइडल एनर्जी लिखा गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये गुजरात है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कौन सा स्टेट है, ये आपका गुजरात हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कावेरी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, अंग्रेजी में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न, कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ना ये आपको ध्यान रखना है, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वतमाला पर जो है तल कावेरी से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, कर्नाटक में। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है ना, इन इंडिया। भारत में भूमि क्षरण के सबसे अधिक योगदान किस मानव गतिविधि का है। तो सबसे जो है अधिक योगदान है वनों की कटाई का। किसका है, वनों की कटाई का है, ध्यान रखिएगा। किसका है, डिफॉरेस्टेशन का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में डिफॉरेस्टेशन ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। भारत का सबसे, यहाँ पर सबसे बना लीजिएगा, ठीक है ना, सबसे प्राचीन भूभाग है। तो सबसे प्राचीन भूभाग जो है ना ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। यह पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना एक पठार है। इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने के कारण हुआ था और इस तरह यह सबसे पुराना भूभाग का हिस्सा बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अंग्रेजी वाले प्रश्न को पढ़ लेंगे। देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण दिया जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। तो आपको याद होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके विद्रोह के घटनाओं के बाद भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हुआ था, ठीक है ना, ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया था। और इस अधिनियम ने दोहरे शासन प्रणाली के अंत को चिन्हित किया और भारत पर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन की स्थापना किया था। और यह है आपका भारत शासन अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम
1858 है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रैयतवाड़ी सिस्टम जो है ना, ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये पूछा गया है। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था। तो एक अस्थाई बंदोबस्त है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको याद होगा। ठीक है ना। हॉल्ट मैकेंजी का नाम याद होगा, महालवाड़ी व्यवस्था याद रखिएगा। और यहाँ पर रैयतवाड़ी पूछा गया है तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड का नाम याद रखिएगा। थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड का भी नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पर थॉमस मुनरो दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना, हॉल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी व्यवस्था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो, दोनों का नाम याद रखिएगा। सती प्रथा को लॉर्ड बेंटिंक ने प्रतिबंधित किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर अंग्रेजी में। हिंदी में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्रांतिकारी संगठन सचिंद्र सान्याल द्वारा सह स्थापित किया गया था, बताइए। तो आपने पढ़ा होगा बिहार स्पेशल में कि सचिंद्र सान्याल ने जो है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया था। एक शाखा अनुशीलन समिति की सह शाखा स्थापित किया था। तो ये अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया था सचिंद्र सान्याल ने। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि द ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहाँ पर देखिए संपत्ति का निकास सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। तो ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ठीक है ना। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में, पहला तो 1885 में बम्बे में हुआ था, जिसका अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, और कलकत्ता में हुआ था दूसरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा, अंग्रेजी में पढ़ लीजिए प्रश्न को। ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए हिंदी में है कि पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में आधिकारिक रूप से की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग, तो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, है ना, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। चलिए 1931 वाला जो कराची अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, चलिए हिंदी में आइए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में पहली बार महिलाओं की व्यापक भागीदारी देखी गई थी। तो किस आंदोलन में पहली बार जो है महिलाओं की व्यापक भागीदारी देखी गई थी, तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1930 में ये हुआ था, यहाँ पर लिखा भी गया है। स्वदेशी आंदोलन देख सकते हो 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और आप पढ़ाई कर रहे हैं लगातार, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है। चलिए चंपारण सत्याग्रह नहीं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि ये खिलाफत मूवमेंट से संबंधित स्टेटमेंट दिया गया और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है खिलाफत आंदोलन से संबंधित। तो चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक है। आइए यहाँ पर देखिएगा, खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखिए, आंदोलन अली बंधुओं ने उस्मानी खलीफा की रक्षा हेतु प्रारंभ किया था। ये चीज़ तो आप जानते हैं कि तुर्की के जो खलीफा थे, ठीक है, ठीक था ये स्टेटमेंट, और इसे महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में समर्थन किया था, और यह सफलतापूर्वक समाप्त हुआ जब खलीफा को पुनः स्थापित किया गया था। नहीं, देखिए यह आंदोलन 1924 में जो है खलीफा के पद को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। साथ ही तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। और वहीं दूसरी तरफ जो चौरा चौरी का कांड होता है, उसके बाद भी असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया, जिसके बाद खिलाफत आंदोलन भी हल्का पड़ गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट सही होना चाहिए। 1920 में असहयोग आंदोलन में इसको मिला लिया गया था, ये भी ठीक है। ठीक है ना। पुनः स्थापित खलीफा को नहीं किया गया था, खलीफा के पद को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर देखिए बड़ा प्रश्न है, बहुत लंबा लंबा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिएगा, सिर्फ आप प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस संरचनात्मक परिवर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण है जो भारत जैसे देश में आर्थिक विकास के दौरान होता है। यहाँ पर अंग्रेजी वाले पढ़ लेंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, श्रम का प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की ओर स्थानांतरण। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है, ये सब आपका इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है,
अंग्रेजी वाले पढ़ लीजिए। देखिए भारत के आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन संगठित क्षेत्र में नहीं आता है? संगठित क्षेत्र में यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आता है। प्रश्न यही कह रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सा नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा निर्माण स्थल पर कार्यरत दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगठित क्षेत्र में नहीं आता है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न, अंग्रेजी वाले पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। देखिए भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तर के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? बताइए। तो इसमें से सर्वोत्तम संकेतक क्या हो जाएगा? तो आपको पता है ना कि प्रति व्यक्ति आय होता है, पर कैपिटा इनकम होता है, तो मुद्रास्फीति समायोजित प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये भी जो है आपका इकोनॉमिक्स से ही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक मानव विकास सूचकांक की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक जो है ना, इसमें शामिल नहीं किया जाता है, इसमें प्रजनन दर नहीं होगा। ये देखिए जन्म से समय, जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय बिल्कुल, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर इसमें इंक्लूड होता है। कुल प्रजनन दर, कभी कभी शिशु मृत्यु दर ऑप्शन में दे देगा, ठीक है ना, शिशु मृत्यु दर, बस आप ये 3 याद रखिएगा, इनको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर कुल प्रजनन दर शामिल नहीं किया जाता और कभी कभी ऑप्शन में शिशु मृत्यु दर भी दे देता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव श्वसन के दौरान, साइंस का क्वेश्चन है, एलियावोली और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो देखिए श्वसन के दौरान जो होता है ना, एलियावोली और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान, ये विसरण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस एक्सचेंज होता है आपका प्राइमरी डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है ना, प्राइमरली किसके डिफ्यूजन के द्वारा होता है, तो यहाँ पर विसरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए इफ़ द जीडीपी ऑफ कंट्री, अंग्रेजी वाले पढ़ लीजिए प्रश्न को, आइए यहाँ पर दिया गया है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न हार्ड पूछा गया है। देखिए किसी देश का जीडीपी बढ़ता है लेकिन प्रति व्यक्ति आय घटती है, तो सबसे तर्कसंगत निष्कर्ष क्या होगा? तो इस प्रश्न को ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, तो कहा गया है, ये स्टेटमेंट दे दिया गया है और ये कारण दे दिया गया है। कथन ये दे दिया था, ये प्रश्न को क्या किया था, कथन दे दिया था, और जनसंख्या वृद्धि दर जीडीपी की वृद्धि दर से अधिक है, ये कारण दे दिया था। इसीलिए ऑप्शन ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये व्याख्या भी इस बात का करता है। उस प्रश्न में आंसर यही हुआ था जो आपका पहले पूछा गया था। देखिए उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य का सर्वोत्तम समर्थन करती है? ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, तब भी आप बना लीजिएगा, ठीक है, बताइए। तो इसमें से कौन सी कार्रवाई सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य का सर्वोत्तम समर्थन करती है? तो ये आपका हो जाएगा जैविक कृषि और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का चयन करना, ये आपका सही होगा। उसके बाद देखिएगा ये साइंस का क्वेश्चन है, यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है प्रश्न, और यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं। ये अंग्रेजी वाला पोर्शन है। यहाँ पर है कि एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को जो है दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगी? तो देखिए ये तो आपका हो जाएगा आभासी, सीधा और मैग्नीफाइड बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि यदि विद्युत बल्ब की रेटिंग 250 वोल्ट 100 वाट दिया गया है और इसे 110 वोल्ट पर जलाया जाए तो बिजली की खपत क्या होगी? अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला आपको याद रखना है, P इक्वल टू होता है आपका I भी होता है ना, पावर यहाँ पर दिया गया है, I करंट है, V वोल्टेज है। अब देखिए यहाँ पर फिर से इसको तोड़ेंगे ओम्स लॉ के अनुसार, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इक्वल टू I हो जाएगा, और V की जगह पर क्या हो जाएगा, हम लोग IR लिख सकते हैं। तो ये P इक्वल टू क्या हो गया? P इक्वल टू हो गया I स्क्वायर R, P इक्वल टू क्या हो गया? I स्क्वायर R। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आखिरी में जो आपका निकल के आएगा, मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसी तरह सॉल्व करिएगा, 25 वाट इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है, हिंदी में यहाँ पर घरेलू सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसमें से मेन लाइन के समानांतर जो है मुख्य लाइन के समानांतर जुड़ा होता है? यहाँ पर मुख्य बना लीजिए, मेन लाइन अंग्रेजी में दिया गया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इन हाउस होल्ड सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द मेन लाइन, ठीक है ना, मुख्य सर्किट मुख्य लाइन के समानांतर। तो ये जो घरेलू उपकरण होते हैं जैसे कि पंखा, बल्ब, ठीक है ना, ये सब जुड़े होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, इसमें पूछा गया है कि धातु में अभिक्रियाशीलता का क्रम जो है कौन सा सही दिया गया है। तो आपको पता है कि अभिक्रियाशीलता की क्रम में अगर बात करते हैं तो आपका इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसमें से आपका सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम, सोडियम, ये सब आपका हो जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये वाला क्रम आपका सही दिया गया है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्य, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी में फंडामेंटल ड्यूटीज़, यहाँ पर आप मौलिक, कौन सा अनुच्छेद, ये कट गया है इधर, मौलिक कर्तव्य से संबंधित। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, संविधान के भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में है ना। इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर जोड़ा गया था। तो यहाँ पर अनुच्छेद 51A में है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक अधिकारों के उपचार से संबंधित है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि हाँ ये अंग्रेजी में है, हिंदी में यहाँ पर प्रश्न है कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है ना। जब संयुक्त बैठक होता है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट बोला जा रहा है। 6 प्रकार के मूल अधिकार है ना, और संविधान के भाग 3 में है ये, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। अमेरिका से लिया गया है इसको, क्लियर। और संपत्ति का अधिकार पहले था लेकिन अब नहीं है, इसको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में पंचायती राज प्रणाली किस संवैधानिक संशोधन के तहत लागू हुई थी। तो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन आपको याद होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इन इंडिया द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि जो गवर्नर होते हैं राज्य के वो राज्यपाल यानी कि गवर्नर, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो हमारे मूल अधिकार की रक्षा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, मूल अधिकार का रक्षक है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है इंडिया के कंटेस्ट में, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए ये अंग्रेजी में प्रश्न, हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, यानी कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले जो है कौन भंग कर सकता है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या जो केंद्रीय कैबिनेट है उसी की सलाह से लोकसभा को भंग करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि जो जुडिशियल रिव्यू है जिसको कि न्यायिक पुनरावलोकन कहा गया है, उसका अवधारणा किस देश से लिया गया है। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा जो है ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी यहीं से लिया गया है ना। अच्छा अगर पूछा जाएगा कि जो आपका प्रस्तावना है ये कहाँ से लिया गया है, आप मुझे बताइएगा, और प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछा गया है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है। तो वी अनंत नागेश्वरन है, याद रखिएगा। देखिए करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, इसी तरह आपको पढ़ के जाना है और भी चीज़ जो मुख्य जो अधिकारी हैं उनके बारे में। उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि कितने मेंबर को बिहार विधान परिषद में जो है राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, कि बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को बिहार के राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। तो ये 12 सदस्यों को किया जाता है बिहार विधान परिषद में। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, 40 प्रश्न आपको पता है ना कि पूछे जाते हैं, सेम आप ही के पैटर्न पर हुआ था, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के पैटर्न पर। हिंदी के प्रश्न है, मैथ के प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसमें जीके जीएस वाले प्रश्न को कर रहे हैं। अब देखिए ये नोबेल प्राइज़ पूछा गया है कि 2025 में वेनेजुएला की लोकतांत्रिक जो एक अधिकार है उसको बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मारिया कोरिना मचादो को, ये वेनेजुएला की हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए कि इन 40 प्रश्नों में से आपने कितना का आंसर सही दिया है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और एक ग्रुप में इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।